हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर कंपनी की कौन कौन इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया। और फाइनली वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके की वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। तो कंपनी के एयूएम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, एयूएम बढ़ा है और डिस्बर्समेंट में तो 30% की ग्रोथ है। और इस डिस्बर्समेंट में मेजर कंट्रीब्यूटर आपका माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस में डिस्बर्समेंट 35% से ग्रोथ है। तो इसका मतलब डिस्बर्समेंट बढ़ी है, एयूएम बढ़ा है। ग्रोथ टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है। पी प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग फ्लैट है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 8 करोड़ से बढ़ के 22 करोड़ हुआ है। तो देखिए, अगर मुझे कोई कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी लेंडर के रिजल्ट में क्या होता है, वैसे तो तीन होते हैं कि आपका एएम डिस्बर्समेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है और आरओए और आरओई। लेकिन डिस्बर्समेंट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। देखिए, अगर लेंडर 30% इंक्रीज कर रहा है अपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्बर्समेंट, इसका मतलब ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द कलेक्शन। जब वो कलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंट होगा तभी तो लेंड करेगा। इसका मतलब द ग्राउंड रियलिटी इज फार फार बेटर एज कम्पेयर टू द लास्ट 3-4 क्वार्टर। तो डिस्बर्समेंट में 30% की ग्रोथ इज वेरी कमेंडेबल साइन, राइट। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं अभी कि कैसे बाकी चीज़ों में, अगर हम बात करें कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में, तो माइक्रो फाइनेंस में कलेक्शन एफिशिएंसी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। 96 से बढ़ के 96.4 हो गई है। देखिए, इनके 70% जो रेवेन्यू है ना, वो माइक्रो फाइनेंस से आता है। 20% एमएसएमई से आता है। ये दो सबसे बड़ी डिवीजन है, राइट। माइक्रो फाइनेंस में भी जेएलजी से 58% है, 12% इनका इंडिविजुअल लोन्स है। और अगर मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करूँ, तो भी इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी 96.3 हो गई है, जो कि नवंबर में 96 थी। तो इवन मंथ ऑन मंथ भी आपका इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है और मंथ ऑन मंथ भी। अब अगर हम बात करें बाकी बाकी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16.6 मेंटेन किया है। कॉस्ट टू इनकम कंपनी की बड़ी है। इसका आगे बात करेंगे जब हम कॉन कॉल इनसाइट्स की बात करेंगे कि कॉस्ट क्यों बढ़ी है इनकी, राइट। यील्ड इन्होंने मेंटेन करी है नेट 25.9, विच इज़ अ गुड साइन। और अगर मैं बात करूँ, जीएनपी इनका घटा है, वेरी गुड साइन, जीएनपी घटा है इनका। और आरओए 4% टच कर गया है और आरओई 10%। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इतनी चीज़ों से, तो रिजल्ट अच्छे दिखते हैं। देखिए, ब्रॉडर लेवल पे डिस्बर्समेंट बढ़ गया, एएम इंप्रूवमेंट पे जा रहा है आपका, है ना। इसके अलावा आपका जीएनपी रिड्यूस हो रहा है और आरओए और आरओई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ तक एवरीथिंग लुक्स गुड। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका स्लाइड का, पार मूवमेंट, पोर्टफोलियो एट रिस्क मूवमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है अगर मुझे बोला जाए एसेट क्वालिटी में, पार 31 to 90। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? पार 31 मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क, जिस जिन लोगों ने 31 to 90, मतलब जितना ज़्यादा ये 31 to 90 होता है, राइट, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है आगे जाके ये जीएनपीए और एनएनपीए बने। तो पार 31-90 इनफैक्ट इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन जीएनपीए करंट, राइट। बिकॉज ये पार 31 to 90 मूवमेंट ही बताती है कि आने वाले समय में आप जीएनपी कैसे लाओगे। तो पार 31 to 90 में इनका रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आया है। आप देखो, इनका माइक्रो फाइनेंस में 1.6 पे चला गया है, जो कि पीक पे 6.8 था। बाकी सब जगह में भी अच्छा है। इनफैक्ट जीएनपी भी इनका रिड्यूस हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। अब मैं अगर पूरे रिजल्ट को समराइज करूँ, डिस्बर्समेंट में 30% की ग्रोथ, पार 31 to 90 में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला है। और आरओए और आरओई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर कॉन कॉल की बात करें, तो कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि कंपनी अभी एक रफ टाइम से बाहर आ रही है और रिकवरी क्लियरली देख रही है। अब वो रफ टाइम क्यों आया था कंपनी का? बेसिकली कंपनी का क्या, पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का आया था। रीज़न उसके ये थे, ओवर लेवरेजिंग थी, राइट। रूरल इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। जेएलजी कल्चर डाइल्यूट हो रहा था और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी थी, जैसे कर्नाटक ऑर्डिनेंस आया। इस साइकिल से डेफिनेटली कंपनी अब को क्लियरली दिख रहा है कि वो बाहर आ रहे हैं। और ये बाहर अब उन्हें क्लियरली दिख रहा है कि ब्रॉड बेस्ड रिकवरी उन्हें दिख रही है हर जगह पे, ऑन ग्राउंड हर जगह ब्रॉड बेस्ड रिकवरी। अब ये रिकवरी हुई क्यों? कंपनी ने ऐसे क्या स्टेप लिए थे उस समय पे? कंपनी ने उस समय में अपने अंडरराइटिंग और रिकवरी टीम को अलग कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना बंद हो गया। देखिए, पहले क्या था, जो बंदा लोन दे रहा है वही कलेक्शन भी कर रहा है, राइट। तो उसमें क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इन्होंने इसलिए अपना एक नया मॉडल लाया, बीसीएम मॉडल, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर मॉडल। उसमें क्या होता था, एक कलेक्शन ऑफिसर भी बैठता था, जिसकी जो ओवरव्यू करता था लोन की डिस्बर्समेंट को। तो इससे क्या होगा, आपकी क्या क्या चीज़ें कंट्रोल हुई, आपकी पार स्लिपेजेस कंट्रोल हुई, जो कि हमने 31 to 90 में इंप्रूवमेंट देखा क्लियर। जीएनपीए लेवल इंप्रूव हुए और क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुई।
इनफैक्ट इस क्वार्टर में इनकी इम्पेयरमेंट कॉस्ट 76 करोड़ से घट के केवल 26 करोड़ है। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स दे हैव वर्कड वेरी वेल इन द स्ट्रेस टाइम्स। तो क्या इन्होंने स्टेप्स लिए? अंडरराइटिंग रिकवरी टीम अलग कर दी और बीसीएम मॉडल में चले गए। बीसीएम मॉडल क्या? ब्रांच क्रेडिट मैनेजर मॉडल, जिसमें से कि रिकवरी या जो कंट्रोल करने वाला काम था, कलेक्शन वाला, वो एक अलग टीम बन गई, जिसके कारण से इनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है, जब से ये बीसीएम मॉडल आया है, जिन ब्रांचेस में ये बीसीएम मॉडल अप्लाइड है, उसमें डिफ़ॉल्ट 50% कम देखने को मिल रहा है, राइट? अब यहाँ तक तो ये पॉज़िटिव बात हो गई कि इन्होंने ये करा और आपके जीएनपीए और पार कंट्रोल हो गए। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। देखिए, जब आप बीसीएम मॉडल बिठाओगे, आपने एक्स्ट्रा ऑफ़िसर बिठा दिए, तो आपकी ओपेक्स कॉस्ट बढ़ेगी। तो इनकी ओपेक्स कॉस्ट इसलिए बढ़ी, आपको कॉस्ट टू इनकम में दिख रहा था 49-50, उसका रीज़न ये है, इनकी कॉस्ट टू इनकम बढ़ गई। दूसरा, ये अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और काम कर रहे हैं। इनकी 82% ऑफ द पोर्टफोलियो, एमएफआई पोर्टफोलियो, आज के डेट में कवर्ड है सीजीएफएमयू प्रोजेक्ट से। तो सीजीएफएमयू स्कीम बेसिकली इंश्योरेंस स्कीम होती है कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट करता है, तो गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। ऑल्दो इसकी कुछ फ़ीस ये ज़रूर देते हैं, बट इससे ये उसमें सेव हो जाते हैं कि कभी स्ट्रेस आएगा तो इनकी इनकी शीट पे, बैलेंस शीट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो लगभग 75% की कवरेज देती है। इसी कारण से इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी कम हुई है, देखिए। बिकॉज़ क्या हुआ कि आपको जो है कवरेज मिल रहा है, इंश्योरेंस कवरेज, अब आपको कम प्रोविज़न करना पड़ेगा बैड लोन्स के कॉरस्पॉन्डिंग। बट नुकसान क्या है इसका? आपके ओपेक्स में ही कॉस्ट बढ़ जाएगी। राइट? तो ओपेक्स में कॉस्ट बढ़ने के 2 कारण थे कि आपने एक तो बीसीएम मॉडल ला दिया, क्रेडिट मैनेजर मॉडल, राइट? तो उससे क्या हुआ, आपकी स्टाफ कॉस्ट भी बढ़ गई। सेकंड रीज़न ये है क्योंकि आपने ये सीजीएफएमयू स्कीम के तहत आपने इंश्योर्ड कर लिया अपने आप को। तो ये रीज़न थे इनकी ओपेक्स कॉस्ट बढ़ी है और ये कॉस्ट अभी घटेगी भी नहीं। एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं घटेगी, ये परसेंटेज टर्म्स में घटेगी जब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्पर्स करोगे। तो ये परसेंटेज टर्म्स में आगे घटने की उम्मीद है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्हें ग्रीन शूट्स क्लियरली विजिबल दिख रहे हैं। Q4 इनको अभी तक जितनी जब तक कॉन कॉल है, इन्हें दिख रहा है, इवन बेटर दिख रहा है Q3 से भी। तो ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि Q3 में ऑलरेडी आप अच्छे खासे नंबर दिखा चुके हो। और कुछ अगर क्वालिटेटिव मैट्रिक्स बोले तो इंक्वायरीज इनको इंप्रूव होती हुई दिख रही है और रिजेक्शन रेट भी रिड्यूस होता दिख रहा है। जो रिजेक्शन रेट 80% के लगभग था, अब वो 75-77% है। अगेन अ पॉजिटिव स्टेप। अब इनसे पूछा गया कि ग्रोथ की आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? तो इन्होंने कहा कि देखिए, अब जो ग्रोथ है ना, सिंपल तरीके से नहीं आएगी, आपको प्रोडक्ट में इनोवेशन करनी पड़ेगी। तभी ये जो क्या कर रहे हैं ना, अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल लोन्स में, माइक्रो फाइनेंस में, जेएलजी पे नहीं कर रहे। इंडिविजुअल लोन्स पे इनका ज़्यादा फोकस है और इनका कहना है अब आपको नॉन जेएलजी लोन्स में ना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये इनकी कॉन कॉल की बेसिक इनसाइट्स थी। इन शॉर्ट, ओपेक्स अभी बढ़ा रहेगा इनका। ओपेक्स परसेंटेज टर्म्स में घटेगा जब इनकी रेवेन्यू बढ़ेगा, जो कि इन्हें उम्मीद है। इन्हें ग्रीन शूट्स क्लियरली विजिबल दिख रहे हैं और इन्हें लगता है Q4 Q3 से भी बेटर होगा। ये भी इन्होंने इनडायरेक्ट वे में बता दिया। अब अगर हम बात करें कंपनी के गाइडेंस के बारे में, तो कंपनी ने अपने गाइडेंस में बोला कि FY27 में एटलीस्ट 25% की एयूएम ग्रोथ ये देख रहे हैं कि इन्हें आराम से मिल जाएगी और उसमें नॉन जेएलजी बुक इनकी ग्रो फास्टर करेगी। अब अगर हम 25% की ग्रोथ देखते हैं, राइट? अभी इनका एएम 22, 23 या 2400 के लगभग एएम बुक है। उसमें ये कह रहे हैं 25% की ग्रोथ हमें क्लियरली दिखती है। इन्होंने एक और पॉइंट भी बोला कि देखिए, बिकॉज़ ना बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस प्लेयर ना अभी बैड साइकिल से इम्प्रूव हो रहे हैं। अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि उत्कर्ष बहुत स्ट्रगल कर रहा है, स्पंदना स्फूर्ति। तो प्लेयर ऑन द ग्राउंड आर लेस, राइट? इसलिए नेक्स्ट तो 1-2 क्वार्टर में ना जो प्लेयर इम्प्रूव कर गया उसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा ग्रोथ का आने वाले समय में। ये क्लियरली इनकी बातों से लगा। अब अगर मैं बात करूँ कंपनी किस वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, कंपनी की करंट वैल्यूएशन है अभी 2 के लगभग, प्राइस टू बुक 2, राइट? और इसे मीडियन जो मिला है लास्ट 5 साल में लगभग 4 मिलता है, राइट? पीक पे तो ये लगभग 9 से भी ऊपर करता था। लेकिन उस समय इसकी आरओए मैट्रिक्स 25 से 30% होती थी, आरओए 6 से 7% के लगभग होता था। देखिए, वो दिन तो कंपनी क्लियरली कह रही है, देखिए हम ग्रोथ पे भागेंगे नहीं उस 40% ग्रोथ पे। बट मैं कह रहा हूँ 25 से 30% भी अगर कंपनी ग्रोथ करती है और आरओए प्रूव कर चुकी है कि बहुत अच्छे कर सकती है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि ये क्यों 2 से बढ़ के प्राइस टू बुक 3 या साढ़े 3 ना हो जाए। और क्यों मुझे अरमान फाइनेंस अच्छा लगता है बाकी प्लेयर के मुकाबले? देखिए, इसके 2 सबसे बड़े रीज़न हैं।
एक तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है। हर साइकिल में इसने प्रूव किया है। दे नो हाउ टू डू माइक्रो फाइनेंस, तभी इतने अच्छे नंबर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए थे। दूसरा, बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेयर है ये। ट्रस्टेबल इन द सेंस कि देखिए, जब भी कभी बैड चीज़ होती है ना, ये अपने कॉल पे आके सबसे पहले बताते हैं। दे डोंट शुगर कोटिंग कोई नहीं होती, क्लियरली बताते हैं कि हाँ भाई, ज़मीन पे प्रॉब्लम दिख रही है हमें। दे वर द फर्स्ट टू टेल कि हाँ, ओवर लेवरेजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आज से 5-6 क्वार्टर पहले। तो ये ट्रस्टेबल मैनेजमेंट है, राइट? दूसरा, तीसरा पार्ट मुझे ये लगता है, एयूएम बहुत छोटा है, राइट? अभी 2300-2400 करोड़ का एयूएम है, और इनको अभी इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं करनी, जब तक ये 5000 करोड़ पे जाएंगे। तो आपको ना ग्रोथ रनवे बहुत आगे तक दिखता है कि कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी। आरओई आपका काफ़ी आगे तक जा सकता है विदाउट एनी डाइल्यूशन। तो अगेन अ वेरी पॉजिटिव पार्ट। और इनकी डेट टू इक्विटी अभी केवल 1.5 है, तो कोई पैसे की जरूरत ही नहीं है इन्हें, जब तक इनका एयूएम 5000 करोड़ ना हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लगता है। देखिए, 3-4 प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं माइक्रो फाइनेंस में, अगर आपको प्ले करने हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण काफ़ी सही है, अरबान फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा है, मुथूट माइक्रोफिन भी इम्प्रूव कर रहा है। और अगर आपने डाइवर्सिफाइड प्लेयर लेना हो तो उज्जीवन भी काफ़ी अच्छा लगता है। बट अगर मुझे देखना हो बाकी सब फैक्टर में, मुझे सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर के कारण कि भाई छोटा, देखो जितना छोटा होगा ना तो आपको ग्रोथ एक्सपोनेंशियली मिलती है। बाकी प्लेयर क्या है ना, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण टाइप, वो बड़े हो चुके हैं थोड़े, राइट? तो आपको ग्रोथ ना इंक्रीमेंटली मिलेगी। छोटा प्लेयर होगा तो एएम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, राइट? ग्रोथ एक्सपोनेंशियली मिलेगी। तो इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड इसलिए मुझे बेटर लगता है। और ट्रस्टेबल प्लेयर है, जब बुरी चीज़ होगी ना तो सबसे पहले आके बताएगा। इसलिए मुझे इस प्लेयर पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट है, और वन ऑफ द बेस्ट बेट लगता है मुझे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। आप बताइए, अच्छा आपको क्या लगता है आफ्टर दिस Q3 रिजल्ट अरमान के बारे में? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, डोंट कंसिडर दिस एज एनी फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन।